नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग राजी खुशी से होंगे। तो चलें कहानी की ओर। नहीं नहीं, अलग कहानी नहीं, मैडम जी की आशीष की कहानी पार्ट 14। तो शुरू करें आज की कहानी मैडम जी का। दोस्तों, मेरा नाम आशीष है, आप तो जान ही चुके होंगे। मैं एक गरीब मजदूर, लोहा लंगर का काम करने वाला, और आज मैं आलीशान महल में रह रहा था, वो भी अपनी पत्नी यानी मैडम जी के साथ में। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता था कि मैडम जी से मेरा ब्याह हो गया, शादी हो गया। मैं बहुत खुश था। मैं तो इस काबिल भी नहीं था कि मैडम के आगे पीछे भी घूम सकूं। लेकिन तकदीर भाग कोई नहीं जानता, कब पलट जाए, क्या हो जाए, कुछ भी पता नहीं है। और वो तकदीर भाग का ही तो खेल था जब मैंने मैडम से मिला था पहली बार। तो चलिए, ये तो हमारी निजी बातें हो गई। अब मैडम जो थी, स्वास्थ्य लाभ कर लिया था। हफ्ता दिन कंप्लीट आराम, दवा दारू होते हुए अब अपने आप को बेहतर समझ रही थी। लेकिन मैं जो उस कोठी में था फार्म हाउस के, मैं रात होते ही थोड़ा सा डर जाता था। और डरता इसलिए था कि हमारे घर में एक शैतान आत्मा थी। मैडम जी ने कहाँ रखा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैडम जी कहती थी वो बिल्कुल सुरक्षित जगह पर है। जब तक मैं ना चाहूँ तब तक वो वापस निकल नहीं सकता, वो आज़ाद नहीं हो पाएगा। और मैडम जी का कहना था कि वो तो सिर्फ एक चारा था, उसके जो बड़ा भाई था शैतान भूत, उसको पकड़ने के लिए। लेकिन मैडम अभी आराम जो कर रही थी, अपना स्वास्थ्य ठीक कर रही थी, जो चोट वोट लगा था अब पूरी तरह से सही हो चुका था। हाँ, मैं दिन रात मैडम का सेवा कर रहा था। मैं मैडम के पास ही रहता, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने देता था। मैडम भी खुश थी। हाँ, मैं तो उनके नज़दीक रह कर के बहुत ही खुश रहता था। उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती थी ना, तो मैं तो अपने आप को धन्य समझता था। आखिरकार मैडम अब इधर उधर चलने लगी थी। अब कहने लगी कि आशीष, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब देखो, एक काम हमारे पास में है और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा। अब तुम तैयार हो इसके लिए। मैं समझ गया कि ऐसा ही कुछ नॉर्मल सा काम होगा। मैंने कहा कि मैडम, मैं तो हमेशा तैयार हूँ, और बोलिए कहाँ चलना है। तब मैडम कहने लगी, नहीं नहीं, ये नॉर्मल काम नहीं है, ये काम थोड़ा मुश्किल भरा है। ये मेरे पुराने क्लाइंट का काम है जो काफ़ी दिनों से मुझे दे रखा था, लेकिन मैं उस काम को कर नहीं पा रही थी। उसके लायक मेरे पास में शक्ति जो नहीं थी, और मैं वो शक्ति पा चुकी हूँ। अब मैं उस काम को करना ही है, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी और उस साधु बाबा की मदद लेनी पड़ेगी। मैंने कहा कि वो साधु बाबा के बारे में आपने कुछ बताया नहीं कि आखिर वो कौन हैं, कहाँ रहते हैं, और आपकी किस तरह से सहायता करते हैं। मैडम कहने लगी, देखो, उनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। बस जान लो कि हमारे बहुत जान पहचान पुरानी है, और मुझे उन पर बहुत विश्वास है कि वो हमेशा मेरे आड़े वक्त में काम आते हैं। तो चलें, हम तैयार हो जाओ। मैं समझ गया कि अब कोई मुश्किल भरा काम होगा। मैडम अब तो हफ्तों दिन आराम कर लिया है, अब स्वस्थ हो चुकी हैं, अब अपने काम में जुट जाएंगी। ये तो बहुत मेहनती हैं, थकती नहीं हैं। लेकिन उस रात क्या हुआ था, मैडम ने पूरी बात नहीं बताई। मैंने पूछा भी था कि मैडम, आपको ये चोट कैसे लगी, क्या वो शैतान भूत द्वारा
चोट लगाई गई थी। तब मैडम कहने लगी नहीं नहीं, इसमें उसका कोई कसूर नहीं था, और वो ऊपर के मंजिल पर थी और अचानक वहाँ का ज़मीन मिट्टी वगैरह धंस गई थी, इसीलिए वो लुढ़क गई थी नीचे में, ये चोट उसका था। खैर, इसके बारे में अब मुझे सब जानकारी मिल चुकी थी, लेकिन साधु बाबा के बारे में वो मुझे विस्तार से नहीं बता रही थी। और मैं जानता था कि मैडम जो एक बार मना कर देना तो कभी चाहे आप कितना भी पूछते रह जाओ उस बात को जिक्र नहीं करती, और फिर नाराज़ भी हो सकती है। इसलिए मैं खामोश रहना उचित समझा। इसके बाद मैडम अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, और मुझे तैयार होने में कोई वक्त थोड़ी लगता था, बस मैं तो तैयारी था एक तरफ से। लेकिन मैडम ने पूरी तैयारी अपने ढंग से की, बैग पैक किया, सामान पैक किया, और इसके बाद हम कार के पास में आए। कार में साफ करके चकाचक कर दिया था, और इसके बाद हम दोनों कार के अंदर थे और कार फर्राटे भर रही थी हाईवे पर। उस वक़्त रात का 8 बज रहा था, शाम का 8 बज रहा था कहा जाए तो, और मैडम सीधे अपने उसी रूप में आ चुकी थी। काला चश्मा उनकी आंखों पर विराजमान था, अब पूरा चेहरा को कवर कर रखा था। कोई देखे तो पहचान नहीं सकता कि आखिर कौन है मैडम। कार तेजी से चलती जा रही थी, और मैं बस आगे रोड पर, कभी खिड़की के साइड में, लेकिन अब अंधेरा तो हो चुका था। दृश्य मुझे साफ साफ नहीं दिख पा रहे थे। बस मैं अपना कभी आंख बंद कर लेता, कभी खोल लेता, यही तो मैं कर सकता था। और आखिरकार एक होटल पर जा कर के मैडम की गाड़ी रुकी। तब रात का 10 बज रहा था, और जैसे ही गाड़ी रुकी ना, तो मैं समझ गया कि मैडम चाय पानी के लिए गाड़ी रोकी है, और यहाँ होटल पर काम ही क्या है। लेकिन मैडम बोली कि आशीष आओ जल्दी से, हमें लेट हो चुकी है और मैं ज़्यादा लेट नहीं होना चाहती, आओ मेरे पीछे पीछे। और हम उस ढाबा होटल में पहुंच चुके थे, और मुझे देख करके बड़ा हैरत हुआ कि वो साधु बाबा उसी होटल में बैठे हुए थे एक कुर्सी पर, और चाय का चुस्की ले रहे थे। जैसे ही मैडम नज़र आई, वो जैसे हाथ हिला करके जाहिर किया कि मैं इस जगह पर हूँ। इसके बाद मैडम जी और हम उसी टेबल पर पहुँच गए थे। मैडम सीधे जाके साधु बाबा के पैर छुआ, अब फिर मैं भी छुआ। साधु बाबा आशीर्वाद दिए, और फिर मैडम कहने लगी कि आशीष बैठ जाओ, और मैं कुर्सी पर बैठ चुका था। मैडम जो थी साधु बाबा के बिल्कुल नज़दीक कुर्सी अपना सटा लिया था, और धीरे धीरे उनके कानों में आपस में बात होने लगी। मुझे लगा कि मुझे दूर ही हट जाना चाहिए। जब ये लोग मेरे सामने में खुल के बात नहीं करते हैं तो मुझे उस जगह पर रहकर फ़ायदा क्या है। वही मैंने किया। मैं उठने लगा, लेकिन मैडम ने मुझे एक तरह से आवाज़ दिया कि नहीं आशीष बैठे रहो, ये जो हम बातें कर रहे हैं ना तुम्हारे मतलब की नहीं है, और तुम्हें ये बात समझ में भी नहीं आएगी। ये बातें तुम्हें नहीं सुन रहे हो, और भी कई लोग हैं जो हमारी बातें सुनने के लिए आतुर रहते हैं। इसीलिए हम बिल्कुल नज़दीक से बात करते हैं ताकि आवाज़ दूर तक सुनाई न दे। बुरा मानने की तुम्हें इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बैठ जाओ आराम से। मैं मैडम की डांट खा करके आराम से बैठ चुका था। फिर मैडम की तरफ देख रहा था, कभी साधु बाबा को, कभी मैडम को, और आखिरकार उनका बातचीत ख़त्म हुआ, और तब तक चाय भी आ चुकी थी। मैडम कहने लगी कि जल्दी से आशीष चाय ख़त्म करो, हमें निकलना है, देर भी हो रही थी। अब साधु बाबा और मैडम आपस में क्या बातचीत हुई है ये तो मैं जान नहीं पाया था, लेकिन इतना ज़रूर समझ गया था कि आज की रात भी बड़ा मुश्किल वाली रात होगी। आज ज़रूर कोई ऐसा कुछ होने वाला है।
और मैं अपना ध्यान चाय के कप में लगा चुका था। आज जल्दी जल्दी चाय ख़त्म किया और मैडम सबसे पहले चाय उन्होंने ख़त्म कर दिया था और चाय का कप रखते हुए उठकर खड़ी हो गई और उसके बाद साधु बाबा भी अब खड़े हो चुके थे। आखिरकार मैं भी अब चाय रख दिया और उनके पीछे पीछे चल दिया। गाड़ी के पास पहुंच करके साधु बाबा तो पिछली सीट पर बैठ गए और मैं मैडम के बगल वाली सीट पर। अब फिर गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। अब अंधेरी रास्ते पर हमारी गाड़ी दौड़ती जा रही थी। साधु बाबा रास्ता बता रहे थे कि ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, और मैडम उनका बात का अनुसरण कर रही थी। रात का करीब 12 बज चुका था। हर तरफ रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ना तो कोई ट्रैफिक दिख रहा था, ना कोई लोग। बिल्कुल खाली खाली सा रोड दिखने लगा था और हम लोग उस वीरान रोड पर चलते जा रहे थे और आखिरकार एक बड़ा सा फार्म हाउस के गेट पर मैडम की कार रुकी। वो फार्म हाउस मैडम के भी फार्म हाउस से बड़ा दिख रहा था और वहाँ पर चौकीदार भी थे। जैसे ही मैडम की कार को उन्होंने देखा, फटाक से गेट खोल दिया, देरी नहीं की और मैडम की कार सरसराती हुई अंदर पोर्च में जाकर रुक गई। अब फिर मैडम भी उतरी, साधु बाबा भी उतरे, मैं भी उतर चुका था। रात का करीब अब आधी रात का वक्त हो चुका था। अब इस जगह पर अब मैं देखा कि कोठी बनी हुई है। ज़रूर कोई धन्ना सेठ की ये जगह होगी। ये जगह तो बहुत विशाल है और आखिर यहाँ पर रहता कौन है। लेकिन कोठी के गेट पर जो मेन दरवाज़ा था उस पर तो मोटा सा ताला जड़ा हुआ था। मतलब कि इस कोठी में इस वक्त में कोई नहीं है, बिल्कुल खाली है। लेकिन चौकीदार तो गेट पर हैं। इसके बाद चौकीदार भी अब दौड़ते हुए आ चुके थे। शायद उनको पता था कि क्या करना है। आप फिर वो चाबी मैडम के हाथ में देते हुए कहने लगे कि मैडम ये चाबी लीजिए, सेठ जी ने आपके लिए चाबी रखा है। मैडम उनसे कोई बातचीत नहीं की, बस चाबी लेके मुझे पकड़ा दिया। आप कहने लगी कि आशीष दरवाज़ा खोलो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतनी बड़ी फार्म हाउस में ये विशाल कोठी बनी हुई है, आखिर ये खाली क्यों है भाई। इतना महंगी जगह है, महंगी जगह पर ये बना हुआ है। आखिर इसका जो मालिक है यहाँ क्यों नहीं रहता है, कहानी क्या है। मुझे उस वक्त में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था और मैं समझना भी नहीं चाहता था। जैसे ही मैडम ने चाबी दिया, मैं जा करके ताला खोल दिया और दरवाज़ा पीछे की तरफ धकेल दिया। अब कमरे का जो अंदर में घुटी घुटी हवा थी ना, वो बाहर निकलने लगी। उसमें थोड़ा स्मेल भी था, जैसे गंदगी सा, बदबू सा वो हवा बाहर निकल रही थी। इसके बाद हम लोग कई पल तक उस दरवाजे पर खड़े रहे। स्मेल निकलने की हम इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर ये बदबू जो आ रही है हवा की, ये किस चीज़ की है। और तभी जोर का फड़फड़ाहट सुनाई देने लगा और वो फड़फड़ाहट जो हो रही थी जैसे बहुत सारी चिड़िया अंदर में घुसी हो और फर्राटे भर रही हो, पंख फड़फड़ा रही हो। और फिर एक झुंड, काला सा झुंड अंदर से मुझे निकलते हुए देखा और मैडम बोली आशीष साइड में हो जाओ। अब मैंने फुर्ती से साइड में हो गया था। अगर नहीं होता ना तो वो सैकड़ों चमगादड़ मुझे ज़रूर टकरा जाती और वो विचित्र आवाज़ करते हुए किचकिच किचकिच करते हुए मेरे बगल से होती हुई निकल चुकी थी। सैकड़ों चमगादड़ थी उस घर में और उन्हीं का ये बदबू था जिसके लिए हम लोग बाहर खड़े थे। अब चमगादड़ तो निकल चुकी थी। अब उस जगह पर अब हमें नहीं लग पा रहा था कि और कोई होगा,
लेकिन मैडम अभी अंदर नहीं जा रही थी, इंतज़ार कर रही थी। इसका मतलब अभी भी उस घर में कुछ ऐसा है। लेकिन 5 मिनट बीतने के बाद मैडम कहने लगी, चलो आशीष, पहले चल करके लाइट ऑन करो। और फिर लाइट गेट के साथ में स्विच बोर्ड था और हमने वो स्विच बोर्ड को ऑन कर दिया। पूरा कोठी जैसे चमचमा गई थी। लेकिन कोठी के अंदर में सफाई नाम की चीज़ नहीं थी। गंदगी का ढेर जगह जगह पर मुझे दिखाई दे रहा था। शायद वो गंदगी उन चमगादड़ों की थी जिन्होंने इस सुंदर आलीशान कोठी को अपने कब्जे में ले रखा था। तो आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? अब मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन मैडम कहने लगी कि आशीष, गाड़ी से दोनों बैग निकालो और अंदर ले आओ। मैं जो आदेश था उसका पालन किया। दोनों बैग ले आकर के मैं मैडम के पास रख दिया था। अब बड़े हॉल में हम लोग इकट्ठा हो गए थे। वहाँ पर भी गंदगी का ढेर लगा हुआ था। चमगादड़ों का बीट हर तरफ फैला हुआ था। और भी कुछ ऐसा कुछ था जैसे कोई पक्षी का पंख वहाँ पर फैले पड़े हों। ऐसा ही गंदगी था वहाँ पर। लेकिन मैडम कहने लगी, आशीष देखो, इस जगह को थोड़ा साफ सफाई कर दो और इसके बाद हम यहाँ पर काम करेंगे, जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं जो आदेश था उसका पालन जरूर करता था और मैं उस जगह को साफ तो कर दिया ताकि वहाँ पर मैडम अपना पूजा अर्चना जो काम है उनका तांत्रिक का वो कर सके। उतना जगह तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दिया था। और मैडम भी अपना जो भी सामान था पूजा का, यंत्र का, वो सब निकाल चुकी थी और अपना जैसे किया करती थी वो पूजा, गोल घेरा, वो सब बनाना शुरू कर दिया था। मैं जब गोल घेरा देखा ना, तब मुझे अब एहसास हो चुका था कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। तभी तो साधु बाबा साथ में थे और नहीं तो मैडम और मैं दोनों लोग ही काम किया करते थे। लेकिन आज तीसरा लोग भी थे, तो ज़रूर कोई बड़ा काम होगा और ये मैडम से शायद अकेले ना हो पाता। और वही जिसकी आशंका थी वही सब अब हो रहा था। मैडम अपना पूरा पूजा का सामान मैंने अपना तैयारी कर दिया था। दीपक जल चुका था, गोल घेरा बन चुका था और एक गोल घेरा में मैं और साधु बाबा थे। मैडम का जो गोल घेरा था वो तो बड़ा था, उसके अंदर भी सारे पूजा पाठ अब चल रहा था। और एक गोल घेरा जो था जिसमें मैं और साधु बाबा, हम दोनों लोग खड़े थे और मैडम को बस देख रहे थे और हमारा काम तो यही था। लेकिन साधु बाबा हमारे पास क्यों थे मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन वहाँ बात करना अब बिल्कुल मना था, हम कुछ भी पूछ नहीं सकते थे। और वो पूजा का काम, तंत्र का काम शुरू हो चुका था। अब मुझे वहाँ पर थोड़ा घबराहट हो रही थी कि ना जाने अब यहाँ पर क्या होने वाला है। ये जो कोठी बंद थी इसके अंदर में कौन हो सकता है, क्यों बंद थी, कई रीज़न हो सकते थे। और तब मुझे थोड़ा सा आइडिया लग चुका था। मैडम के साथ रहते रहते इतना तो पता चल चुका था कि इस घर में भी कोई आत्मा होगी, कोई शैतान भूत होगा। और तभी तो मैडम यहाँ पर पूजा पाठ कर रही हैं ताकि उसको, उस आत्मा को इस जगह से भगाया जा सके। मुझे यही लगा था। आखिरकार अब पौन घंटा बीत चुका था, दीपक जल रहा था। मैडम जो अपना काम है अपना कर रही थी और हम दोनों बस मैडम को देखते थे। साधु बाबा की निगाह जो थी पूरे जगह पर घूम रही थी, लेकिन मेरी जो निगाह थी ना वो मैडम पर जमी हुई थी। कोई ऐसा कुछ ना हो जाए कि कोई मैडम जी को नुकसान पहुंचाने के लिए आ जाए। उस वक्त में मैडम को आगाह कर सकता था। लेकिन साधु बाबा हर तरफ निगाहें अपना दौड़ा रहे थे, जैसे उनको लगता था कि जो कोई भी है
इधर ही होगा, इसी साइड में होगा। और तभी जो दीपक थी जल रही थी वो टिमटिमाने लगी थी। इसका मतलब मैं बखूबी जान चुका था कि कोई वहाँ पर आत्मा शक्ति आ चुकी है जिसको मैडम को इंतज़ार था। और मैडम अभी भी अपना पूजा का काम शुरू रखी थी। अब लगातार पूजा चलता जा रहा था। और वो जो दीपक थी लो था वो कभी लगता कि एकदम बुझ जाएगा, लेकिन बूझ नहीं रहा था। और ना तो वो वहाँ पर कोई हवा चल रहा था, बिल्कुल शांत माहौल था। इसका मतलब मैं तो समझ चुका था कि कोई शक्ति इस जगह पर आ चुकी है और वो शक्ति चाहती है कि पूजा अर्चना यहाँ पर ना हो, और इसलिए वो दिया को बुझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दिया में ताकत है, मैडम जी की ताकत है उसमें, वो आसानी से थोड़ी बुझेगी, मुझे सब पता था। और तभी ऐसा लगने लगा कि बहुत सारे चमगादड़ अब फिर ना जाने कहाँ से हमारे आसपास में निकल आए। जैसे उनमें कई कमरे भरे पड़े थे, कई कमरे थे उसमें, और किस कमरे से निकल के चमगादड़ आए हमें पता ही नहीं चला। और ऐसा लगा कि हम पर हमला कर देंगे। लेकिन जो गोल घेरा में हम थे ना, वो सुरक्षित जगह था। वो हमारे आसपास तो घूम रहे थे लेकिन हमें छू नहीं पा रहे थे। और वो मैडम का जो स्थान था पूजा का, वहाँ भी चक्कर लगा रहे थे, अजीब अजीब आवाज़ कर रहे थे, हमला करने की कोशिश करते थे। ना तो मैडम के पास पहुँच पाते थे और ना हम दोनों के पास में। ज़रूर ये जो गोल घेरा है यही तो हमें बचा रहा है, नहीं तो उन चमगादड़ों की पंख भी बड़े बड़े थे और उनकी आंखें एकदम सुर्ख लाल दिख रही थी, जैसे वो बहुत गुस्से में हो। और हम दोनों को तो जैसे लग रहा था कि फाड़ के खा जाएंगे, ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा था उस वक़्त में। और मैडम भी शांत थी, अपना पूजा अर्चना करती जा रही। और लेकिन साधु बाबा इधर उधर जरूर देख रहे थे। अब मेरी तो हालत उन चमगादड़ों को देख करके बुरा हो चुका था। मैं उनकी आंखें देखकर डर गया था, इतनी भयानक आंखें चमगादड़ों की, और वो भी लाल लाल दिखाई दे रही थी। मैं तो डर से कांपने लगा। और तभी साधु बाबा ने मेरे हाथ दबाया। उसका इशारा ये था कि तुम डरो मत, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। लेकिन मैं अपने आप थोड़ी डर रहा था। वहाँ का जो माहौल था, चमगादड़ ऐसे उड़ रहे थे पंख फड़फड़ा करके, और ऐसे लग रहा था कि बस हम पर हमला ही कर देंगे। अगर हम लोग गोल घेरा में नहीं होते ना, तो ना जाने कितनी बार वो चमगादड़ हम लोगों से टकरा गए होते और अपने नोकली चोंच से हमें कितनी जगह से जख्मी कर दिए होंगे। डरना तो मेरा वाजिब था, लेकिन उस जगह पर अब डरना नहीं था। जैसे साधु बाबा ने मेरा हाथ दबा के इशारा किया कि नहीं, कांपो मत, डरो मत, नहीं तो काम और खराब हो जाएगा। और मैडम का ध्यान अभी भी पूजा अर्चना में लगा हुआ था। अब फिर अचानक एक आवाज़ ने जैसा मुझे चौंका ही दिया। वो आवाज़ थी एक औरत की जो जोर जोर से रो रही थी, जैसे उसको बहुत बड़ा कोई विपदा आ चुकी है, जैसे उसका कोई अजीज मर चुका है। ऐसा ही रुलाई मुझे नजर आ रही थी। आज जैसे ही रुलाई की आवाज़ आई ना, साधु बाबा थोड़ा बेचैन हो गए थे और उन्होंने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया, जैसे वो मुझे चेताना चाहते हैं कि तुम कोई गलती मत कर देना। और मैं इशारा समझ चुका था। औरत अब जोर जोर से रोती हुई, जैसे लग रहा था कि उसकी आवाज़ हर तरफ से आ रही हो। हम मेरे पीछे से भी आ रही हो, मेरे आगे से भी आ रही हो, दाएं बाएं जिधर देखो उसी की आवाज़ मुझे सुनाई दे रहा था, रोती हुई दर्द भरी आवाज़। आखिर वो औरत कौन थी? लेकिन मैं जान नहीं पाया। और अचानक जो चमगादड़ थी वो उस जगह से ना जाने कहाँ अब गायब हो चुकी थी। अब उस जगह पर चमगादड़ तो हट चुकी थी, लेकिन डर अभी गया नहीं था। उस औरत की रोने की आवाज़
लगातार चल रही थी। हाँ, ऐसे अब लगने लगा कि जैसे कोई भारी बूट पहने हुए और अपने पैर को ज़मीन पर टकराता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। साधु बाबा की निगाह उसी दिशा में लग गई जिधर से आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई लंगड़ता हुआ और रोता हुआ हमारी तरफ आ रहा हो। और फिर साधु बाबा की नज़रें उसी चीज़ पर ठहर गई। अब मैंने भी देखा उस चीज़ को। वो एक औरत थी, लंगड़ लंगड़ के चल रही थी और हाइट भी अच्छी थी, सेहत भी बहुत अच्छा था। और उसकी आंखें भी जैसे चमगादड़ की लाल थी ना, वैसी भी उसकी आंख थी। और वो लंगड़ती हुई, रोती हुई, एक तरह से दर्द भरी आवाज़ निकालती हुई हमारी तरफ आ रही थी। और मैं जब उसको देखा ना, तो मैं तो उसकी आंखें देख करके डर चुका था। इतनी भयानक आंख मैंने देखी नहीं थी किसी इंसान की। तो आखिर ये कौन थी? या कोई चुड़ैल है, या कोई आत्मा है, या कोई साधारण औरत है? मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन इतना जरूर समझ गया था कि ऐसी जगह पर साधारण औरत कभी नहीं आएगी। जरूर ये कोई आत्मा है या फिर चुड़ैल है। और वो पहुंचती हुई हमारे गोल घेरे के पास आकर के खड़ी हो गई। आज जब हमारे पास पहुंची ना, तो एक तेज बदबू का झोंका हमारे नाकों पर महसूस हुआ। सड़े हुए मांस की तरह वो बदबू थी और जैसे हमारे दिमाग में चढ़ रहा हो। मैंने तो अपना नाक भी बंद कर लिया, लेकिन वो बदबू ऐसी थी कि हट नहीं रही थी। और साधु बाबा ने भी तो बिल्कुल अपने नाक को हाथ भी नहीं लगाया था, जैसे वो बदबू को जानते हो, पहचानते हो। वो बदबू उनके लिए कोई अजूबा नहीं है। मैं सिर्फ इस बदबू को महसूस कर रहा था। साधु बाबा को इस चीज़ को जैसे आदत सी हो। वो बिल्कुल नाक खोले हुए थे। अब मैं ही ज़्यादा इस चीज़ को महसूस कर रहा था। तभी औरत साधु बाबा की तरफ देखते हुए कहने लगी, वो भी भारी आवाज़ में, चले जाओ तुम सब यहाँ से, नहीं तो इस घर से कोई जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। अभी तुम्हारे पास वक्त है। अगर वो आ गया ना, तो तुम लोग को छोड़ेगा नहीं। अपनी भलाई चाहते हो तो इस घर को खाली कर दो और जल्दी से निकल जाओ। अब तो मेरी हालत ज़्यादा खराब हो गई कि आखिर ये औरत कौन है और किसकी बात कर रही है कि वो आ जाएगा तो हम लोग को छोड़ेगा नहीं। मतलब इससे भी कोई बड़ा भूत इस जगह पर है। और वो मैं यही सोच करके कांप गया था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो औरत सीधा अब मैडम जी के पास पहुंचना चाहती थी, लेकिन जैसे ही घेरे पर उसने पांव रखा ना, तो 2 कदम पीछे हट गई। अब फिर जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना जैसे चिल्लाने जैसा था और उसका चिल्लाने का आवाज़ ऐसा लग रहा था कानों में जैसे बेसुरी ढोल फटी हुई धड़म धड़म सी बज रही हो और कान के पर्दे जैसे फट जाएंगे। और वही हुआ। मैं दोनों हाथों से अपना कान बंद करने लगा, लेकिन साधु बाबा और मैडम पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। ये असर मुझ पर ही हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, ये तो मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन इतना जरूर समझा कि इस जगह पर अभी तो नहीं, लेकिन कुछ देर में यहाँ कुछ बवाला जरूर होने वाला है। और वही होने की आशंका से मैं कांप गया था। ये औरत किसके बारे में बात कर रही है? कोई इससे भी शक्तिशाली अब है यहाँ पर। और तभी एक चिघाड़ने जैसी आवाज़ कहीं दूर सुनाई पड़ी, जैसे उस घर में नहीं, बाहर से आवाज़ आ रही हो। आवाज़ भी काफ़ी भयंकर थी। वो आवाज़ सुनकर के उस औरत के चेहरे पर जैसे चमक आ गई थी। आंखें और पहले से ज़्यादा तेज जलने लगी थी और साधु बाबा की तरफ देखकर कहने लगी, वो आ रहा है, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार रहो, बस वो पहुंचने वाला है। मैं तो कह रही हूँ कि तुम लोग अभी भी भाग जाओ, इस जगह के खाली कर दो, नहीं तो वो छोड़ेगा नहीं। मैं चाहे कुछ भी उसको मना करूँ,
लेकिन वो मानेगा नहीं, तुम लोग को एकदम ख़त्म करके जाएगा। अभी भी मौका है और तुम लोग सारा सामान छोड़ करके भाग जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन साधु बाबा उसके बाद से परेशान नहीं लग रहे थे, जैसे वो बात उनके लिए रोज की आदत हो। हाँ, परेशान तो मैं था, ये सब मेरे लिए तो एक अजूबा सा ही था, और उस जगह पर अब क्या होने वाला है मैं उस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। और तभी चमगादड़ों का झुंड फिर आ चुका था, ना जाने कहाँ से निकल रहे थे, और वो झुंड हमारे आसपास में मंडराने लगा, अजीबो गरीब आवाज़ करते हुए, पंख फड़फड़ाते हुए, और जैसे हम पर, साधु बाबा पर, मैडम पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ना तो मैडम को छू पा रहे थे, ना हमें, ना साधु बाबा को। जरूर इस गोल घेरे में शक्ति होगी, और तभी तो उसको पार नहीं कर पा रहे। और तभी वो चमगादड़ जो थे एकदम विशाल सा होने लगे थे। अब देखने में पहले छोटे थे, लेकिन आकार उनकी बढ़ती जा रही थी। गुस्से में उनकी पंख तेजी से फड़फड़ा रहे थे, और हम पर लग रहा था कि हमला ही कर देंगे। अब उनके जो पंख बड़े हो चुके थे, उनकी पंखों की हवा मुझे महसूस हो रही थी, और वो औरत जैसे उन चमगादड़ों को आदेश दे रही थी कि तुम लोग अब चले जाओ, तुम लोग चले जाओ, वो आने वाला है, नहीं तो तुम पर नाराज हो जाएगा। वो शिकार उनका है, उसका है, ये तुम्हारा नहीं है। तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम लोग भी मारे जाओगे। और जैसे वो आदेश दे रही थी चमगादड़ों को, वो आदेश मान रहे थे, और धीरे धीरे सारे चमगादड़ ना जाने कहाँ उस घर में गायब हो चुके थे। अब उस जगह पर वो औरत, मैडम जी का जो पूजा स्थल, और हम गोल घेरे के अंदर में। चमगादड़ एकदम ना जाने किस जगह चले गए थे, जगह बिल्कुल अब खाली हो गई थी। और तभी जोर जोर से किसी को चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, जैसे अपने कोई माँ को पुकारता है, माँ माँ, ऐसे ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। और वो जो औरत थी ना, वो भी उसी भाषा में जवाब देने लगी, जैसे वो माँ बेटे हों और एक दूसरे को आवाज़ दे रहे हो। और फिर जिसका मुझे डर था वो चीज़ दिखाई देने लगा। वो काला सा एक बदसूरत शक्ल वाला इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन इंसान मैं उसको बोल नहीं सकता। उसके जो चेहरे पर अजीबोगरीब जो भद्दापन था, वो किसी इंसान में ऐसा हो नहीं सकता। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, जैसे लटकी हुई हो। होठ भी बहुत बड़े बड़े थे, राक्षस की तरह। तो उसको हम आम भाषा में इंसान तो नहीं बोल सकते, हैवान जरूर बोल सकते। वो औरत के पास आ चुका था। औरत इशारा कर रही थी मेरी तरफ, साधु बाबा की तरफ, वो मैडम को तरफ में, कि यही लोग हैं जो इस घर में आए हैं। इसके बाद वो जिसे जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, एकदम लगा कि कान के पर्दे फट जाएंगे। और एक पल तो ऐसा हम पर झपटा कि जैसे हमें पकड़ ही लेगा, साधु बाबा को और मुझे भी। लेकिन वो हमें छू नहीं पाया, और अपना हाथ तेजी से उस गोल घेरे से बाहर निकाला, जैसे उसको बिजली का करंट लग गया हो। और वो अपने हाथ पकड़े हुए जमीन पर बैठ चुका था। और उसी वक्त लगा कि सफ़ेद धुआं चारों तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। आज जैसे ही सफ़ेद धुआं उस जगह पर भरना शुरू किया, वो औरत और वो काला शैतान जोर जोर से चिल्लाने लगे, भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन भाग नहीं पा रहे थे। तब मैंने देखा कि ये सफ़ेद धुआं हर तरफ से आ रहा है, और कहाँ से निकल के आ रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा ना, तो सफ़ेद धुआं नहीं था, वो तो आत्माएं थी। और आत्माएं एक नहीं थी, कई आत्माएं थी जो शैतान को, उस औरत को चारों तरफ से घेर लिया था। और वो अपना घेरा छोटा करते जा रहे थे।
आज जैसे जैसे घेरा छोटा करते जा रहे थे, वो शैतान और उसकी वो औरत जो माँ जैसी लग रही थी, चिल्लाए जा रहे थे, गला फाड़ के चिल्ला रहे थे, जैसे दर्द में हो ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन वो आत्माएं, सफ़ेद आत्माएं उन पर रहम नहीं कर रही थी। उनका जो गोल घेरा था अब कसता हुआ धीरे धीरे बिल्कुल छोटा हो चुका था। और तभी वो जो औरत थी जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हम इस जगह को खाली करके चले जाएंगे, हम दोबारा नहीं आएंगे, हम कहीं और अपना घर देख लेंगे, लेकिन हमें बचा लो, हमें इसके साथ नहीं जाना है, आप रोको ना। मैडम को इशारा कर रही थी। मैडम अपनी जगह पर अभी भी पूजा अर्चना में लगी हुई थी। ना तो उन्होंने अपना आँख खोला था, ना कोई ऐसी हरकत की थी। और मेरा हाथ तो साधु बाबा ने पकड़ रखा था। मैं तो इतना घबराया हुआ था कि ऐसा लगा कि सब देख करके मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं। लेकिन साधु बाबा ने मुझे संभाल रखा था। और वो औरत दर्द में चिल्लाती हुई, उसका बेटा भी चिल्ला रहा था। जैसा माँ कह रही थी उसका बेटा भी वैसे ही कर रहा था कि हमें आज़ाद कर दो, हम दोबारा इस घर में नहीं आएंगे, हम कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन हमें इन आत्माओं के साथ नहीं जाना है, ये हमें ख़त्म कर देंगी, हमें मार देंगी, आप हमें बचा लीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस घर में कभी नहीं आएंगे। लेकिन मैडम टस से मस नहीं हुई, ना साधु बाबा, ना मेरा तो हाल ही अलग था। और आखिरकार वो आत्माओं का झुंड ने उन दोनों को अपने काबू में कर लिया था। अब फिर वो देखते ही देखते वो सफ़ेद धुआं सा सब आत्माएं बन चुकी थी और आसमान की तरफ उड़ती जा रही थी। आज जैसे ही आसमान की तरफ गई, उसी टाइम जो दिया का लो था ना, जो कपकपा रहा था, लग रहा था कि बुझ जाएगा बुझ जाएगा, लेकिन अब वो लो सीधा खड़ा हो चुका था। और मैडम वही वक्त था कि अपने जगह से उठ करके खड़ी हो गई। और फिर हमारी तरफ मुड़ी और मुस्कुराते हुए साधु बाबा के कहने लगी कि बाबा अब आप घेरे से बाहर आ जाइए, सब कुछ सही हो गया। मैं तो समझ नहीं पाई थी कि ये काम इतना आसान हो जाएगा। मुझे तो डर था कि हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन इन शक्तियों ने मेरा काम आसान कर दिया। इसके बाद पूजा खत्म हो चुका था। अब मैं उस गोल घेरे से बाहर निकल चुका था। आज समझ नहीं पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ। ये इतनी सारी सफ़ेद धुएं जैसे दिखने वाली ये आत्माएं अब मैडम के साथ में आ चुकी हैं। कौन है ये आत्माएं? यही तो इनकी शक्ति तो नहीं है जो मैंने उस जगह पर देखा था। और तब मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, यही मैडम की शक्ति है, जिसके बलबूते पर इतने भयानक शक्ल वाला शैतान और उसकी भयानक शक्ल देखने वाली माँ दोनों को अब ना जाने कहाँ लेकर के चले गए। अब ये जगह बिल्कुल खाली हो चुका है। मुझे ऐसा ही अब अंदाज़ा होने लगा था। अब मैडम मुस्कुराते हुए कहने लगे, आशीष तुम तो बिल्कुल डर गए थे, मैं तुम्हें सब महसूस कर रही थी। अब मुझे आशंका था कि तुम ऐसा ही करोगे, डर जाओगे। मैं इसीलिए साधु बाबा को साथ में लेके आई थी। अगर मैं साधु बाबा के नहीं ले आती ना, तो तुम उनकी शक्ल देख करके डर गए थे, तुम गोल घेरे से बाहर निकल जाते। और तब मैं मैडम की तरफ देख करके अपनी नज़रें नीचे झुका लिया। और तब मैडम कहने लगी, देखो आशीष, मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं जब तुम्हारे साथ में हूँ ना, तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो डर होता है ना, अब हमारा काम खराब कर देता है। और आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना, डरना नहीं है। इसके बाद मैडम ने आदेश दिया कि सारा सामान इकट्ठा करो, हम लोग अब यहाँ से चल रहे हैं। मैं उन लोगों के निगरानी में ही सारा सामान इकट्ठा किया, क्योंकि मैं उस जगह पर अकेले रहना नहीं चाहता था कि कहीं से चमगादड़ के झुंड फिर आ जाए और मुझ पर हमला कर दे। मैं चमगादड़ों के हाथ मरना नहीं चाहता था। शायद मेरे दिल की बात मैडम को पता चल चुका था।
अब मैडम हंसते हुए कहने लगी, अरे आशीष, तुम डरो नहीं, कितना डरते हो। तुम अभी सोच रहे थे ना कि चमगादड़ यहाँ पर है, आकर के हमला कर लेगी। अरे वो सब उसी जो शैतान भूत जिसको हम पकड़े हैं ना, जो आत्माएं उठा के ले गई हैं, ये सब उन्हीं का माया जाल था। वो सब जैसे ही वो पकड़े गए, वो सब चमगादड़ यहाँ से गायब हो चुकी है। ये सब अब दिखाई नहीं देंगे। और ये घर अब कहा जाए तो भूतों से आज़ाद हो चुका है। इसके बाद मुझे सारा कुछ समझ में आ गया था कि जो चमगादड़ हमें शुरू में दिखाई दिए थे, जो बाद में दिखाई दिए थे, ये सब इन शैतान भूतों का करामात था, और इसीलिए वो हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। मैं सारा सामान इकट्ठा कर दिया था, बस वहाँ पर जो फूल इस्तेमाल हो चुका था, अच्छत, चावल, जो भी, और दिया जलता हुआ जो था, उसको हमने छोड़ दिया था, जैसा मैडम मुझे आदेश दिया था। इसके बाद हम लोग उस कोठी से अब बाहर की तरफ आ गए थे, और मुझे आदेश दिया मैडम ने कि अब ताला लगा दो। फिर मैंने ताला लगा दिया। फिर हम अपनी कार में सवार हो गए थे। गेट पर आए तो गेट चौकीदारों ने खोल दिया, लेकिन मैडम ने कार रोक ली। चाबी उनको हवाले कर दिया। फिर बोली कि अपने मालिक से कह देना कि अब यहाँ पर भूत प्रेत नामक कोई चीज़ रहती नहीं है, जल्दी से आके अपने घर में कब्जा जमा ले, और नहीं तो खाली घर जो होता है फिर भूतों का डेरा हो जाएगा। ये संदेश अपने मालिक को ज़रूर दे देना। अगर कोई विशेष बात होगी तो बोल देना कि हमसे संपर्क कर लेंगे, उसका समाधान हम कर देंगे। इसके बाद मैडम कार को दौड़ा दिया। अब तो मेरी सांस में सांस आई थी कार में बैठने के बाद में। अब मैडम के चेहरे पर शरारत नजर आ रही थी, और साधु बाबा भी अब मुस्कुरा रहे थे, जैसे सब काम आसानी से हो चुका है। लेकिन मेरी घबराहट अंदर से बढ़ी हुई थी, और मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब इतना आसानी से कैसे हो गया। कोई संकट खड़ा नहीं हुआ, सब काम आसानी से हो गया। अब मैडम मुस्कुराते हुए कहने लगी कि आशीष, देख लिया ना, ये जो घर था ना, सालों से भूतों के कब्जा में था। ये जो सेठ जो घर बनवाया था ना, अपने बेटे के लिए बड़े बड़े अरमान से बनाया था कि अपने बेटे की शादी करूंगा, गिफ्ट में दूंगा, लेकिन वो दे नहीं पाया। बेटा जरूर आया था, लेकिन एक ही रात में उसको घर छोड़ करके भागना पड़ा था, वो भी आधी रात को। तब से ये जो सेठ था मुझसे कह रहा था कि हमारे घर को आप भूतों से मुक्त करवा दीजिए। वो ना जाने कितना तांत्रिक मेरे पीछे लेके आया था, लेकिन कोई भी उस शैतान भूत को इस जगह से बाहर निकाल नहीं पाए। लेकिन समय जरूर लगा, मुझे भी शक्ति की ज़रूरत थी, और मैं पूरी शक्ति होने के बाद ही इसी जगह पर आई थी, ताकि मैं आराम से उस शैतान भूत और उसकी माँ को इस जगह से हटा पाऊँ। और वो मैंने अब बखूबी कर दिया। मैडम के चेहरे पर चंचल मुस्कान थी, और उस मुस्कान का अर्थ मैं जानता था कि मैडम बहुत खुश हैं। इसके बाद कार फर्राटे भरती रही, और उसी ढाबा पर, इसी होटल पर जहाँ साधु बाबा हमें मिले थे, और उसी जगह पर आके कार रुक गई। वहाँ पर हमने चाय वाय ज़रूर लिया, और साधु बाबा से फिर वो बात करने लगी थी, वैसे ही कान में जैसे पहले किया करती थी। इसके बाद साधु बाबा कहने लगे कि आप लोग चले जाओ, मैं सुबह होते ही अपने ठिकाने पर चला जाऊंगा, और मैं यहाँ पर कुछ देर आराम भी कर लूँगा। मैडम बोलने लगी कि क्या हम लोग अभी और इंतज़ार करें? तब साधु बाबा कहने लगे, नहीं नहीं, आप लोग निकल जाओ। और इसके बाद मैडम और हम कार में सवार हो गए थे, और कार अब फर्राटे भर रही थी। आखिरकार जब तक हम लोग अपने घर नहीं पहुँचे, फार्म हाउस नहीं पहुँचे, मेरे दिल में कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर ये मैडम की नई शक्ति कितनी शक्तिशाली है।
और मैडम को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा। ये शक्ति ही सब कुछ जैसे काम कर रही थी और मैं अब मैडम को देख रहा था। मैडम कभी कभी मुझे देख करके मुस्कुरा देती थी, लेकिन जब हम अपने घर पहुंच गए ना, तब घर का ही आनंद अलग होता है। और तब मुझे एहसास हुआ कि हम खतरे से अब बाहर हैं और मैडम और हम अब एक ही कमरे में थे, आराम कर रहे थे। अब मुझसे मैडम कह रही थी कि आशीष आराम से सो जाना, मैं थकी हुई हूँ, बाद में हम देखते हैं। इसके बाद मैडम सो चुकी थी। अब मैं मैडम की तरफ देख रहा था और फिर ना जाने कब मुझे नींद आ गई, एहसास ही नहीं हुआ। जब मेरी आँख खुली ना तो दोपहर हो चुका था। मैडम उस जगह पर थी नहीं, हम एक ही बिस्तर पर लेटे हुए थे। अब मैडम कब का कहाँ चली गई थी मुझे पता ही नहीं चला। ना तो बाथरूम में थी, ना ड्राइंग रूम में। और जब मैं बाहर निकल के आया तो कार भी नहीं थी। मतलब इस जगह से वो काफ़ी दूर निकल चुकी है। ज़रूर मार्केट कर गई होंगी और वही अंदाज़ा मेरा सही निकला। कार आती हुई मुझे दिखाई दी और जब कार मेरे पास में आकर रुकी तब कहने लगी कि आशीष, नींद कैसा रहा? मैं तुम्हें इसलिए नहीं जगाई कि तुम भी रात भर जगे रहे हुए थे और मैं तुम्हें आराम करना देखना चाहती थी ताकि तुम स्वस्थ रहो। और देखो, मैं खाने पीने का सामान ले आई हूँ और इसको किचन में ले जाओ और फिर हम लोग खाना खाएंगे। मैं समझ गया था कि मैडम मेरा कितना ख्याल रखती है और फिर मैं किचन की तरफ चल पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी आशीष जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, कहानी लंबी है, आइए तो यूँ ही चलती रहेगी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती है, ये कहानियों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। लेकिन बीच बीच में जो आप लोग कहानी हमें भेज रहे हो ना, उस कहानियों को भी तो हमें स्क्रीन पर डालना है ताकि उन कहानियों को भी आप मज़ा ले सकें। तो ये मैडम आशीष की कहानी यूँ ही चलती रहेगी, लेकिन बीच बीच में मैं गैप ज़रूर देता रहूँगा। इसके लिए मैं आगे से माफ़ी मांग लेता हूँ ताकि आप लोगों को बुरा ना लगे। तो फिर मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मेरे नए दोस्त हैं अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस कहानी को, इस घटना को। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।